वी आर डूइंग अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और हमने अब तक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कर ली हैं, और इसके साथ ही जो हम नेक्स्ट आगे करने वाले हैं दैट इज लिवर। आज हमने लिवर शुरू करना है, बट एक क्विक रिकैप दे लेते हैं पहले। तो दिस इज योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपका आई टॉक अबाउट द बकल कैविटी। एक बार क्विक फटाफट रिकैप देख लेते हैं क्या क्या है। So digestive system consists of two parts. One is called as digestive tract, and then second is the digestive glands. Now digestive tract starts from the mouth. Mouth is a slit-like opening, and that leads to oral cavity or buccal cavity. Buccal cavity has the various structures. The upper jo roof hai, that is consists of the palate. Floor is occupied by tongue. And sides, they are covered by cheeks, and inside the side jo jaw bones hai, jaw bones bear teeth, that is called as dentary. So upper jaw maxilla and lower jaw mandible. Now jaws have sockets, and sockets ke andar teeth embedded hai. This kind of dentition is called as a thecodont dentition. We do have different type of dentition in the animal kingdom also. Acrodont, pleurodont, ये हो गया फिक्सेशन के हिसाब से। फिर टीथ अगर इक्वल एक ही तरह के हैं देन इट इज होमोडोंट, और डिफरेंट टाइप्स हैं तो हेट्रोडोंट। एक बार लाइफ में आ रहे हैं तो मोनोफायोडोंट, बार बार अगर आ रहे हैं तो पॉलीफायोडोंट, दो बार रिप्लेस होते हैं तो डाइफायोडोंट। वी हैव द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। उसके हिसाब से जो हमारी क्लासिफिकेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ह्यूमन टीथ कितनी बार आए तो डाइफायोडोंट, उनकी फिक्सेशन कैसी है उस हिसाब से दे आर थीकोड, और बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स तो वी हैव द हेट्रोडोंट। सो ये हमारे पास टीथ वाला हो गया। देन डिस्कशन अबाउट, एक बार हम पीछे देख लेते हैं सारा। सो वी हैव टंग। नाउ एज पर एज टंग इज कंसर्न्ड, दो टंग जो है दैट इज मस्कुलोसेंसरी ऑर्गन है। पीछे एक वी शेप फोल्ड है जिसको सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं, जो फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग और ओरल पार्ट ऑफ टंग को सेपरेट करता है। द फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग हैज टॉन्सिल्स, that is called as the lingual tonsils, or oral part of the tongue. You can see there are papillae, and papillae contain taste buds. So 4 different types of papillae are there. One is the velvet papillae, second is fungiform, third is filiform, and fourth is the foliate. Foliate हमारे में develop नहीं होते। और जो some of the papillae they bear taste buds, तो taste buds किन के अंदर है? It is in the velvet and fungiform. Filiform के अंदर taste buds नहीं होते। So they are tactile in function. Tongue can perceive 4 different types of the taste. Receive, I can say, the different types of taste: sweet, more at tip, lower laterals, that is salt, upper laterals, that is sour, और बिल्कुल बैक साइड पे bitter. तो 4 basic taste हैं, लेकिन हमें जो taste हम करते हैं, like the taste we really do, it is combination of the various kinds of the acids or different types of the chemicals, and of course based on our memory. तो टंग का जो बेस है attached with lingual frenulum, और anteriorly free, posteriorly also attached with the muscles with the hyoid bone. Then sides में मैंने teeth बता दिए। teeth हमारे 2 तरह के, milk teeth and permanent teeth. milk teeth with formula 2102, बच्चे में प्री मोलर्स नहीं होते और उसमें 2 मोलर्स होते हैं। अडल्ट में 1 मोलर और आता है चारों साइड्स पे, और आपके पास प्री मोलर्स, सो 2 2 2 2 1 1 1 1, so that makes 8 premolars and 4 molars, that makes 12 teeth. ये teeth हमारे मोनोफायोडोंट है। When we come to the basic structure of the teeth, the basic structure of teeth में हमारे पास crown, then we have neck, and we have root. तो जो पार्ट आपको एक्सपोज नजर आता है व्हाइट कलर का वो क्राउन है,
जहां आपका गम शुरू हो रहा है, जो गम के साथ पार्ट अटैच है, वो आपका नेक है और उसके नीचे चला गया बोन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द रूट। अगर हम नॉट हिस्टोलॉजिकली देखें तो टूथ हैज 3 पार्ट्स। क्राउन में अगर लेयर्स देखें तो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एनामल, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। सेकेंड इनसाइड इज डेंटाइन एंड थर्ड इज द पल्प कैविटी। सो जो एनामल है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड सॉल्ट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपिटाइट, फ्लोरोएपिटाइट, ये सारे हमारे डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जो कि एनामल को बनाते हैं। Then buccal cavity leads to pharynx. Pharynx is common passage for air and food, and pharynx also bear lymphoidal tissue that is called as tonsils. तो एक imaginary से ring के form में tonsils हमारे हैं, that is called as the Waldeus ring. So you need not to remember all that name, just for your information. तो आप सिंपली इतना याद कर सकते हो कि भी यहाँ पे जो है वो कॉमन पैसेज है, 3 पार्ट्स हैं। द पार्ट बिहाइंड द बिल्कुल नेजल कैविटी के जो पीछे पार्ट बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंक्स, एंड ये नेजो, ये ओरो और ये लेरिंगो। मैम हाँ जी, जब हमें मतलब जैसे फीवर या फिर जुकाम वगैरह होता है तो डॉक्टर वो टॉन्सिल्स के ऊपर ही टॉर्च रिफ्लेक्ट करके कुछ चेक करते हैं, वो क्या देखते हैं वो? बेसिकली दैट इज, अगर आपके टॉन्सिल स्वेल करते हैं दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज टॉन्सिलाइटिस। तो जब आप ऐसे आ करके बोलते हैं वो, तो बेसिकली ये आपके यहाँ पे जो फेरेंजियल टॉन्सिल्स हैं आपके, और अगर थोड़ा सा और देखें तो लिंगुअल पार्ट हल्का सा विजिबल हो जाता है। तो दे ट्राई टू सी कि उनमें इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, व्हाइट से कलर तो नहीं है, उनके ऊपर कोई पस्यूल्स तो नहीं बने हुए, बिकॉज एट टाइम्स जब आप ऐसे स्वेलो करते हो तो आपको यहाँ पे पेन होती है, यू फील पेन। अगर आप यहाँ पे भी कभी हाथ लगा के देखिए तो आपको यहाँ पे ऐसे यू कैन फील दिस काइंड ऑफ लम्प्स ओवर हियर, सो दीज आर योर टॉन्सिल्स। तो वो यही देखते हैं, बिकॉज टॉन्सिल लिम्फोइडल टिश्यू डिफेंस में तो रोल प्ले करेगा ही करेगा। और ये आपका ये समझिए ना, हमने आपको याद करो कि जब माउथ के थ्रू जो हम पैथोजेंस इनहेल कर रहे हैं तो सलाइवा और हमारे इसी में लाइक antibodies are produced by tonsils, so they try to kill antibody IgA is already there in saliva. तो tonsils अगर आपके पकते हैं, जिसको बोलते हैं tonsils, अगर आपके inflame करते हैं, condition is called as tonsillitis. तो just try to check it कि भी यहाँ पे कि वो tonsillitis का condition तो नहीं है, अगर है तो इसका मतलब infection है। Then we come to esophagus. Esophagus is a straight tube, has 3 parts: cervical part that is in neck region, thoracic part that is in the chest region, and just crossing the diaphragm we have the abdominal part. It's very short part और immediately वो turn करती है stomach के अंदर। तो stomach J-shaped organ has 4 parts. The part where your esophagus open is called as cardiac stomach. Then you have fundic, body, and pyloric. Stomach leads to the next part that is called the small intestine. First part or proximal part of the stomach, small intestine is duodenum, jejunum, or ileum. It is 6 to 7 meter long depending on the height of the person. On an average जो हमने यहाँ पे लिखी है वो 6.25 almost बनती है। तो जो herbivores होते हैं they have a larger small intestine, and जो carnivores हैं smaller length of small intestine होती है। Then we have the large intestine. Large intestine का length छोटा है, 1 to 1.5 meter long, but why we call it as large intestine? Because of the diameter. It is more than that of the small intestine. Cecum, colon, and rectum, there are 3 parts of your large intestine. Then cecum pouch-like structure, wormy. देखिए हमें structures basically दिमाग में बिठाने की क्या क्या है। cecum के साथ vermiform appendix बैक्टीरिया होते हैं बस, और इलियोसिकल valve, तो 3 चीजें दिमाग में आ गई कि ये चीजें। Then colon, ascending, transverse, descending, and sigmoid, 4 colon हो गए। तो ये जब इस तरह से टर्न ले रहा है, यानी एक साइड पे अगर हम देखें तो हमारी लेफ्ट साइड पे दैट इज कॉल्ड, जहां टर्न करती है आपका कोलन, तो लेफ्ट फ्लेक्सर, उधर से राइट फ्लेक्सर। तो राइट साइड इज लिवर यानी हेपेटिक फ्लेक्सर, एंड लेफ्ट साइड इज स्प्लीनिक फ्लेक्सर। तो ये हमारे पास आपके डिफरेंट टर्न्स हो गए। तो क्या क्या हमने याद किया कोलन के साथ? फ्लेक्सर्स लर्न कर लिए, हॉस्ट्रा लर्न कर लिए, और उसमें
एक मसल का बैंड होता है दैट इज कॉल्ड टीनिया कोलाई, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इस तरह से तो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको हॉस्ट्रा कहते हैं, और ये हॉस्ट्रा हमारी सेगमेंटल वेव्स भी हैं पेरिस्टालसिस की। देन सिग्मॉइड कोलन लीड्स टू रेक्टम। रेक्टम की क्या साथ याद करना है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीसेस, पेरिस्टालसिस नहीं होता, ये बहुत ही कम है, और जो रेक्टम है दैट लीड्स टू एनस, और एनस और आपका एनल कैनाल बाहर वाली ओपनिंग को एनस कहते हैं। इट इज बाउंडेड बाय टू स्फिंक्टर्स, इंटरनल इनवॉलेंट्री एंड एक्सटर्नल इज वॉलेंट्री। देन हिस्टोलॉजी ऑफ गट में आउटसाइड लेयर is called as, this outside layer is called as serosa. Then we have muscular layer. ठीक है, सिरोजा की क्या क्लासिफिकेशन, 4 लेयर याद करनी है, बाहर से अंदर चलें, सिरोजा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। मेजर क्या याद करना है, सिरोसा, विस्ट्रल पेरिटोनियम, इसोफेगस में फाइब्रस होती है। देन कम मस्कुलर लेयर, बाहर वाले लॉन्गिट्यूडनल, अंदर वाले सर्कुलर, बीच में ऑरेबैक प्लेक्सस। सर्कुलर के बाद सीधा सब म्यूकोजा आ गया, मसल खत्म, जहां मसल खत्म हो रहे हैं सब म्यूकोजा शुरू हो रही है, बिल्कुल जंक्शन पे प्लेक्सस पड़ा है, मीसनस प्लेक्सस। मेजरली क्या याद करना है, बाहर सर्कुलर, अंदर लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी, बाहर लॉन्गिट्यूडनल, अंदर सर्कुलर, और स्टमक में सर्कुलर के इनसाइड एक और मसल्स की लेयर भी है दैट इज ओब्लिक। देन सब म्यूकोजा के अंदर क्या है, लिम्फेटिक्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, और नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी चीजें आपकी सब म्यूकोजा में भरी हुई हैं। और सब म्यूकोजा में हमने और क्या लर्न करना है, सब म्यूकोजा के अंदर हमारे पास ड्यूडेनम में ग्लैंड्स हैं, द ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज द सब म्यूकोजल ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड्स। देन म्यूकोजा में 3 लेयर्स, बाहर वाली म्यूकोजा मस्कुलरिस, और बाहर वाली म्यूकोजा एक्सटर्ना थी जो बिल्कुल बाहर वाली थी सिरोजा के अंदर, ये होगी मस्कुलरिस इंटरना। तो मस्कुलर लेयर सेम लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर, देन लैमिना प्रोप्रिया सिमिलर जैसे कि सब म्यूकोजा में भरा हुआ सब कुछ, और फोल्डिंग्स बनी हुई, इस फोल्डिंग की जो लाइनिंग है दैट इज बाय एपिथेलियम। यही फोल्डिंग्स मोटी मोटी हैं, रूगी फोल्ड्स स्टमक में, और यही फिंगर लाइक फोल्डिंग्स यू फाइंड इन केस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको वहां पे बिल्लाई कहते हैं। जो एपिथेलियम है स्टमक में नॉर्मल है, और जो इंटेस्टाइन है उसमें ब्रश बॉर्डर है। ब्रश बॉर्डर ही मॉडिफाई हो गया इंटेस्टाइन ग्लैंड्स में, स्टमक के अंदर ही यही एपिथेलियम मॉडिफाई हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। तो 2 ग्लैंड्स तो उसकी अपनी ही पार्ट है, और थर्ड जो हम बात कर रहे थे कि बाकी ग्लैंड्स आपकी एसोसिएटेड हैं, तो वो एसोसिएटेड कौन कौन सी हैं, वी हैव डन विद द सलाइवरी, वी हैव ऑल डन विद द पैनक्रियास, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू अबाउट द लिवर। सो दिस वाज योर, उसके साथ ही हमने हार्मोन्स भी आपसे डिस्कस किए थे। तो मैंने आपको जब हार्मोन्स कराए थे तो हार्मोन्स में एक छोटा सा हम इस तरह से लर्न कर लेते हैं। स्टमक से हार्मोन गैस्ट्रिन, ड्यूडेनम से मैंने सेड बोला था लर्न करने के लिए, सिक्रेटिन, एंटेरोगेस्ट्रॉन, डियोक्राइनिन, गैस्ट्रिन। स्टमक से गैस्ट्रिन, ड्यूडेनम से सिक्रेटिन, एंटेरोगेस्टेरॉन, डियोक्राइनिन, और फिर हमारी इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटायर में आपके पास ड्यूडेनम भी आ गया, जेजुनम भी आ गया, इलियम भी आ गया। तो इसमें मैंने आपको बताया था आप सीपीवी या लर्न कर लो या पीसीवी लर्न कर लो। वैसे तो इसमें एक और हार्मोन भी होता है बट वो हमने डिस्कस नहीं किया, सीसीके पीजेड, सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टस गॉल ब्लैडर, काइनिन मींस स्टिमुलेट करना, पेनक्रियोजाइमिन zymogens of pancreas, and V for विलिकाइनिन। वैसे एक और एंटेरोक्राइनिन भी होता है, एंटेरोक्राइनिन का काम होता है जो मैंने यहाँ में नहीं लिखा, वो होता है इट स्टिमुलेट्स, याद करो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स 2 तरह की होती हैं, ब्रूनर्स एंड क्रिप्स ऑफ लेबरकोन। तो एंटेरोक्राइनिन का क्या काम होता है, एंटेरोक्राइनिन एक और हार्मोन है जिसका काम है, उस दिन मैंने ये जानबूझ के नहीं लिखा था, आई नीड नॉट टू एलाबोरेट टू मेनी थिंग्स, बट चलो अब हम रिवाइज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक ऐड कर देती हूँ साथ में। एंटेरोक्राइनिन, इसका क्या काम है, इसका काम है स्टिमुलेशन ऑफ द क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन। तो ये क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन को स्टिमुलेट करता है। क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन,
तो इनको स्टिमुलेट करता है। तो salivary glands, parotid, submaxillary and sublingual, cheek, जीभ के नीचे sublingual, angle of jaws, लोअर जॉ कह लो या एंगल ऑफ जॉ, यहाँ पे। ये कभी आप डेंटिस्ट के पास गए हो तो आपने कभी ध्यान से अगर नोटिस किया हो, नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जरूर करना, वो आपके यहाँ पे कॉटन लगाता है और यहाँ पे कॉटन ज्यादा लगाता है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे आपकी 2 ग्लैंड्स खुल रही है। तो मैक्सिमम सलाइवा भी कहाँ से आ रहा है? मैक्सिमम सलाइवा इज फ्रॉम सबमैंडिबुलर, लेकिन मैक्सिमम सलाइवरी अमाइलेज, मतलब कि सलाइवा में सपोज करो हमारा सलाइवा 1 लीटर है, तो 1 लीटर का 700 ml सिर्फ आपको कौन दे रही है? 70% ऑलमोस्ट लगा लेते हैं, दैट इज मैंडिबुलर। सपोज करो उस 1 लीटर में मान लो आपके पास 10% एंजाइम है, एग्जांपल दे रही हूँ, उस 10% एंजाइम में कम से कम 6 to 7% और मे बी लिटिल मोर इज बाय पैरोटिड ग्लैंड। तो ये मतलब हुआ कि मैक्सिमम सलाइवरी अमाइलेज पैरोटिड से आ रहा है और मैक्सिमम सलाइवा आपका सब मैंडिबुलर से है। सबलिंगुअल, इसका मेजरली म्यूकस वगैरह इसमें काफी है। तो कंपोजिशन सलाइवा की क्या होगी? वाटर है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स है। वो रेस्ट ऑफ थिंग्स में क्या क्या आ गया? एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आयंस हैं, ये सारी चीजें आ गई। सो पैनक्रियास, कंपाउंड ग्लैंड, एट्रोक्राइन ग्लैंड। आज हम बात करने वाले हैं लिवर की। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लिवर। लिवर, तो लिवर हमारा लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। It's the largest digestive gland. It is dark reddish brown in color. डार्क रेड सा कलर है टुवर्ड्स लिटिल ब्राउन, जिसको गाढ़ा मरून सा रंग जिसको बोलते हैं। और इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 to 1.5 kg। तो ये इसका वेट है। नाउ जो लिवर है इसके अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से पढ़ाती हूँ, मॉर्फोलॉजी पहले मैं इसकी पढ़ाती हूँ। ये दिस इज वी स्टार्टेड विद द मॉर्फोलॉजी। सो डार्क रेडिश इन कलर, 1.2 to 1.5 kg in weight. It has 2 main lobes. It has 2 main lobes. Left, ये थोड़ा स्मॉलर है, और फिर हमारा राइट, राइट लार्जर है। राइट आगे फर्दर 3 लोब्स में डिवाइडेड है, मैं वो नहीं कर रही हूँ। सो क्वाड्रेट लोब, वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर जस्ट डूइंग द मेजर पार्ट्स की भी क्या क्या है। सो राइट और लेफ्ट। नाउ मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी उसकी आगे डिटेल आ गई कि उसके इंटरनल में सेल्स कैसे हैं, टिश्यूज कैसे हैं, ये सारी हो। ओके। सो द falciform ligament, falciform ligament it joins basically your 2 lobes of liver. Falciform ligament, it joins or connects both lobes. Anteriorly. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे falciform ligament है। अब I'll just make it, ये हमारे पास, ये देखिए, इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट लिवर है। ये और ये आप दिस इज द, ये बीच में आपके पास
ये लिगामेंट आ गया, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, इस तरह से, ये ऐसे। समथिंग लाइक दिस। थोड़ा आगे है, मैंने एक्सटेंडेड उतना बनाया नहीं। नाउ लिवर की ऊपर एक कवरिंग है। Now liver is shiny white, appears as a shiny white सा color because of the covering that is called Glisson's capsule. तो अब आपने क्या लगना है, liver जो है it has covered by what is Glisson's capsule? Glistening means something shiny. Glisson's capsule, white fibrous covering over liver. ठीक है, जो लिवर को कवर कर रही है, इसके ऊपर एक सिरस मेम्ब्रेन भी है। ये बिल्कुल ऐसा, मैं आपको समझाऊं, आपने कभी कॉपी के ऊपर अपना या बुक्स के ऊपर आपने अपना कवर चढ़ाया होगा, है ना, बचपन में हम चढ़ाते थे, ब्राउन कलर का कवर चढ़ाते थे। तो सपोज को जैसे ब्राउन कलर का हमने कवर चढ़ाया, उसके ऊपर फिर एक और काम करते होते थे, क्या करते थे, व्हाइट कलर की वो जो ट्रांसपेरेंट सी शाइनी शीट होती है वो भी लगाते थे, ऐसे करते थे ना हम लोग। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक पतली सी मेम्ब्रेन है उसके ऊपर, सो दैट इज द सिरस मेम्ब्रेन। तो जैसे आपका जो काम, आपका वो व्हाइट शाइनी, आई मीन सेलो पेपर स्टाइल जो कवरिंग होती थी, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट, तो सेम उस तरह की है। ओवर दिस इज अबव इट, मिल्की शीट, आई डोंट नो दैट इज व्हाट यू कॉल इट, है जो मतलब ट्रांसपेरेंसी जो शीट होती थी, एनीवे वी आर नॉट एबल टू रिमेम्बर। तो सो दिस इज शाइनी सिरस मेम्ब्रेन covers over it. ठीक है, तो ये लिवर का आपकी मॉर्फोलॉजी, तीन चीजें क्या आपने लर्न की। नंबर 1, लिवर का कलर, क्या कलर किया कि जी डार्क रेड है। नंबर 2, उसका वेट 1.2 to 1.5 kg। तीसरा आपने क्या लर्न किया, 2 मेजर लोब्स हैं। और चौथी चीज, 4 चीजें लर्न की हैं। चौथी चीज, जो बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग लिवर की कौन सी है, ग्लिसन्स कैप्सूल। तो आपने सिरस मेम्ब्रेन नहीं कहना, वो तो मेम्ब्रेन तो हर एक के ऊपर आई जानी है, क्योंकि बॉडी में कोई पार्ट ऐसा है ही नहीं जो आपका म्यूकोजल कवरिंग से कवर्ड नहीं है। अगर हम एक्सटर्नल की बात नहीं करें, इंटरनल विस्ट्रा की बात करें, मैक्सिमम एरियाज में आप ये देखिए आपके ऊपर म्यूकस कवरिंग है। ओके, तो सिरस मेम्ब्रेन्स कवर ओवर इट। तो हमने क्या क्या आपको यहाँ पे बोल दिया, ग्लिसन्स कैप्सूल मैंने डिस्कस किया आपके साथ, 2 लोब्स लिवर की डिस्कस किए, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। रिपीट, लेफ्ट और राइट लोब, बीच में फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, और कवरिंग आ गई ग्लिसन्स कैप्सूल की। ओके, दिस इज द ऑलमोस्ट लोकेशन ऑफ योर गॉल ब्लैडर। मैं इधर थोड़ा साइड पे बना रही हूँ इसको, बिल्कुल बीच में ऐसे करके आ जाता है। ये ऑलमोस्ट लोकेशन गॉल ब्लैडर की है। इसको बाद में जरूरत पड़ेगी तो रब कर लेंगे, बट एक बार समझाने के लिए। तो ये पुत्र जी आपका मॉर्फोलॉजी हो गया। नाउ अब जो, अगर हम लिवर के अंदर देखें तो लिवर में हमें आगे क्या नजर आता है कि ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल है, इसकी इस तरह से अंदर इनवेजिनेशन समझ लो, और इस तरह से लोब्यूल्स बने हुए, ये समथिंग लाइक दिस, ये हिस्टोलॉजी है। तो अगर मैं अब बात करूं लिवर की हिस्टोलॉजी के बारे में, हिस्टोलॉजी के बारे में, तो लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज हेपेटिक लॉब्यूल, हेपेटिक लॉब्यूल, लॉब्यूल ये आपकी है। नो, हेपेटिक लॉब्यूल ऑलमोस्ट आपका हेक्सागोनल सा स्ट्रक्चर है, अप्रॉक्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये देखिए, तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। इट्स नॉट प्रॉपर्ली हेक्सागोनल, समथिंग रफली सा है।
तो रफली हेक्सागोनल है। ये फिर बाहर कवरिंग आ गई आपकी। These are too much diagrammatic point of view, some simple structure समझाने के लिए। तो ये आपका अगेन ग्लिसन्स कैप्सूल ही है, वो इसके ऊपर भी आ गया। बीचों बीच आपके एक वेन है, ये है जी ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिवर की बहुत सारी चीजें आने वाली है, यहाँ से पोर्टल सिस्टम और रेस्ट ऑफ द थिंग्स भी आपको समझ आ जाएंगे। ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, और वी कॉल इट एज सेंट्रल वेन, ब्रांच ऑफ सेंट्रल वेन। पूरे लिवर में से जो लिवर को आ रही है वो हिपैटिक वेन है, तो एक लोब्यूल के अंदर तो, या एक लोब के अंदर तो, उसके छोटे लोब के अंदर लोब्यूल्स, तो उसके अंदर तो उसकी ब्रांच ही जाएगी। अब यहां से आपको हेक्सागोनल से इस तरह से स्ट्रक्चर रेडिएटिंग से नजर आते हैं, ऐसे। समथिंग लाइक दिस। दीज आर हिपैटोसाइट्स। एनसीईआरटी के अंदर बस ये वाला डायग्राम और बीच में वो दिखाया हुआ है। मैं थोड़ा सा एज पर माय नॉलेज आई जस्ट ट्राई टू मेक इट। ये हमारे पास रेडिएटिंग रोज ऑफ हिपैटोसाइट्स और कॉलम ऑफ हिपैटोसाइट्स कहते हैं, कॉलम्स ऑफ लिवर सेल्स यानी कि हिपैटोसाइट्स, ये है। अच्छा, तो इसके बीच में आपके पास क्या है एक्चुअली, इस तरह से आई मेक इट लाइक दिस। ये थोड़ा सा मैं ऐसे बनाती हूँ, रुको, थोड़ा सा आपको मेजर डिटेल में बना दिया मैंने। ये आपके पास एक हिपैटोसाइट की रो, ये दूसरी हिपैटोसाइट की रो, ये आपके पास एक हिपैटोसाइट की रो, और ये आपके पास दूसरी हिपैटोसाइट की रो, ऐसे इधर भी। ठीक है, नाउ ये जो हिपैटोसाइट्स की रोज हैं, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बना रही हूँ? यस मैम। हर्षल, हर्षल, यस मैम, आ रहा है। बच्चे आ रहा है? यस मैम। ओके, मंजूक, इज इट क्लियर? यस मैम। चल, ये बीच में, ये देखो, ये मैंने क्या किया, ये देखो, ये बीच में मैंने ऐसे कैसे क्यों बनाया है? ये है जी बच्चे हमारे ब्लड वेसल्स, जिनको हिपैटिक साइनोसॉइड्स और साइनसिस कहते हैं। ये मतलब कि वो ब्लड कैपिलरीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड साइनोसॉइड्स? बात वही है। अगर मैं सिंपल एनसीईआरटी पढ़ाने बैठूंगी तो बहुत सारी चीजें अगर एक्सप्लेन करने के लिए हम बैठेंगे तो उसमें छोटी छोटी चीजें निकलती जाएंगी। So what is the difference between the sinusoids and what is the difference between the capillary? ये है जी कैपिलरी, कैपिलरी इज लाइंड बाय एंडोथेलियम। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब अगर ये पेन है तो मैंने उसको ऐसे काट के दिखा दिया, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये। और अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन काटती हूं तो ट्रांसफर सेक्शन आपको कैसे नजर आएगा? यू विल सी लाइक दिस, ऐसे। सो दिस इज योर ट्रांसफर सेक्शन, ये ट्रांसफर सेक्शन। सो दिस इज योर ट्रांसफर सेक्शन, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। साइनोसॉइड्स क्या होते हैं? वो कैपिलरीज जिनकी वॉल में कुछ ना कुछ रप्चर होता है, मतलब कि परफोरेटेड वॉल्स। व्हाट डू यू मीन बाय परफोरेटेड वॉल्स? मींस समवेयर कुछ एंडोथेलियम वहां पे नहीं है। ये है जी आपके साइनसेस। तो साइनसेस, हिपैटिक साइनसेस और हिपैटिक साइनोसॉइड्स ये होते हैं। तो मतलब अगर इसको इस तरह बनाऊंगी तो समथिंग लाइक दिस, ये। और जहां ये होते हैं वहां पे आपको कुछ सेल्स मिलेंगे यहाँ पे, इसके साथ यहां भी बना रही हूं।
ये आपके हैं फेगोसिटिक सेल्स, ये मैक्रोफाजेस हैं। जनरली मैक्रोफाजेस दे, बिकॉज टिश्यू के अंदर तो मैक्रोफाजेस होते हैं, तो डिफेंस के सेल्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये लिवर के मैक्रोफाजेस जो मैं बना रही हूं, दीज आर कॉल्ड एज कूफर सेल्स। कूफर सेल्स, दे आर नथिंग बट द लिवर मैक्रोफाजेस। ये पूछ लेते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कूफर सेल्स कहां पे होते हैं? कूफर सेल्स और लिवर मैक्रोफाजेस, दे आर प्रेजेंट इन द साइनोसॉइड्स, hepatic sinusoids. ये लिवर मैक्रोफाजेस है। तो ये हमारे पास, अब जो बाइल आएगा वो कहां पे आएगा? ये देखो, ये हमारे हिपैटोसाइट्स हैं, हिपैटोसाइट्स दे आर गोइंग टू सिक्रीट बाइल। इसको जरा शेड को चेंज कर लेते हैं। नाउ बाइल इज हियर, ये बाइल सिक्रीट हो रहा है क्योंकि हिपैटोसाइट उसको सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये आपको समझ आया कि जिस तरह से मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ, ये मेरे पास हिपैटोसाइट की रो, ये दूसरी हिपैटोसाइट की रो, ये भी हिपैटोसाइट की, ये भी हिपैटोसाइट की। इसके बीच में जो स्पेस है दैट इज बाइल कैनालिकुली, मतलब बहुत छोटी सी स्पेस है। तो इसके बीच में जो बाइल का रास्ता आ गया, और इन दोनों के बीच में ब्लड कैपिलरीज हैं, यानी ब्लड वेसल्स हैं with ruptured or maybe perforated endothelium, they are called as hepatic sinusoids. तो अब यहीं से एक चीज और समझिए, यू रिमेंबर हमने एक बात करी थी कि लिवर खराब हो जाता है। एक एग्जांपल बोलती हूँ, जैसे ये समझिए, ये हमारे पास हमारा हिपैटोसाइट है। एक एग्जांपल, लिवर सिरोसिस। अगर हिपैटोसाइट मोटा हो गया, मुझे बताओ, अगर हिपैटोसाइट इन्फ्लेम कर गया, तो जो एक तो बाइल की जो फ्लो, ये रास्ता छोटा हो गया कि नहीं हो गया? ये रास्ता छोटा हो गया, यस मैम। तो बाइल का फ्लो रुकना शुरू हो जाएगा। सो बाइल फ्लो आपका रुकना शुरू हो गया, कोलेस्टेसिस। अच्छा, अगर इसको ये इन्फ्लेम हो गए तो ये मतलब ज्यादा बना रहे हैं, इधर ये देखो, अगर ये इन्फ्लेम हो रहा है, ग्रीजी हो रहा है, मोटा हो गया, फैटी लिवर हो रहा है, सबसे पहले तो बाइल का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तभी हम वाई वी आर सो वरीड अबाउट कि लिवर फैटी हो रहा है। तो क्योंकि हिपैटोसाइट्स ने ग्लाइकोजन कौन बना के स्टोर कर रहा है? हिपैटोसाइट। और वहां पे ग्लाइकोजन जहां पे स्टोर होनी चाहिए, वहां पे लिवर इज प्रेफरेबली स्टोरिंग फैट। तो हिपैटोसाइट्स के फंक्शनिंग जो ग्लाइकोजन के लिए थी और बाकी कामों के लिए थी, वो लग गया जी, मैं तो ये काम करने लग गया हूं। तो एक तो बाइल का फ्लो प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। सेकंड, आप देखो, अगर ये इन्फ्लेम हो गए और ये बाइल ज्यादा मान लो सिक्रीट कर रहे हैं, तो बाइल यहां से तो निकल नहीं रहा, ये फिर कहां जाएगा? बाइल डिफ्यूज होकर किधर आएगा? व्हाट इज दिस इज योर ब्लड वेसल। दैट इज व्हाई अगर बाइल ज्यादा बना और वो निकला नहीं, या निकल भी रहा है तो फिर भी बहुत ज्यादा बन रहा है, मान लो चलो ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल रहा है बाइल आराम से, लेकिन बाइल प्रोड्यूस ही बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर क्या करोगे? कहां जाएगा? सेल से डिफ्यूज होकर साइड पे जाएगा। साइड पे कौन बैठी है? ब्लड वेसल। तो बताओ जी, हाँ जी प्रणव, अगर बाइल ब्लड में ज्यादा हो जाए, बताओ कंडीशन को क्या कहते हैं? जॉन्डिस। यस मैम। सुना है जॉन्डिस? यस मैम, जब वो What is पीला पड़ जाता jaundice? है, जब शरीर पीला पड़ जाता है। ब्लड में कहते हैं जी, ब्लड इधर ना, why eyes and your skin or your appears or urine become yellow? बिलीवर्ड इन येलो ब्लड होता में है। पिगमेंट आ गया ज्यादा, तो नेचुरली हर जगह ही आ गया। आई समझ बात की नहीं आई? यस मैम। ये पता लग गया? मैं ये रब कर दूं अनिरुद्ध? नहीं मैम, इरेज नहीं करना प्लीज। चल ठीक है, नहीं किया। ओके, तो ये आपका इस तरह से हो गया। सो ये ब्रांच ऑफ हिपैटिक आपकी, दिस इज ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन और सेंट्रल वेन। और यहाँ पे आपके पास वन मोर थिंग, यहाँ पे जो बाहर वाला हिस्सा है, देखिए ये पार्ट आपका उसमें नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं थोड़ा सा, फिर मैंने पहले बोला कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, क्योंकि फिर मैं आगे आपको बाइल का फ्लो या तो सीधा रट्टा मरवा दूं कि भी ऐसे कर लो। तो आप चाहे इसको लर्न मत करो, बट चाहे एक बार पढ़ लो, लेकिन आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी। यहाँ पे तीन तीन वेसल्स हैं, इनको बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड क्या चीज है? ये एक 1 2 3, ट्रायड मींस 3। क्या क्या है इसके अंदर?
देखो जी, इसके अंदर एक तो है जी आपकी ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। ओ ओ ओ आई एम सो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मैंने शुरू में ही गलत लिख दिया आपके साथ, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज हिपैटिक वेन, branch of hepatic artery, this is branch of hepatic portal vein, और ये है आपके पास बड़ी वाली है ब्रांच hepatic artery, और ये है branch of hepatic portal vein, और ये वाली हम कर देते हैं this is your bile ductule और branch of bile duct, ये तो ये हमारे पास 3 आ गए, ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, और हमारे पास ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट, और बीच में ये पड़ी हमारे पास सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन इज योर हिपैटिक वेन, ठीक है। तो ये हमारे पास हिपैटिक वेन आ गया, ये डन हो गया, ये डन हो गया प्लीज। Oh, yes, ma'am. हिपैटिक वेन तो पर ये बड़े वाले डायग्राम में बीच में भी है, तो यहाँ से भी आएगी वो। ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन, ये पोर्टल वेन, तभी तो वो गलती हुई थी, तभी तो मैंने गलती करेक्ट करी है फटाफट, तो लिखते हो मेरे को ख्याल नहीं रहा उस टाइम पे, तो ओके, 1 मिनट रुकिए, ओके। सो यहाँ पे ये हमने इसको इस तरह से कर लिया, ठीक है। तो आई रिपीट विद अगेन करेक्शन, बीच में हिपैटिक पोर्टल, बीच में हिपैटिक वेन की ब्रांच, साइड पे पोर्टल वेन की ब्रांच, आर्टरी, और आपके पास बाइल डक्ट की एक ब्रांच, ये सारी बाहर पोर्टल ट्रायड में है, तो ये पोर्टल ट्रायड बीच बीच में से पड़ेगा। अब ये आपके पास हिस्टोलॉजी होगी, आई रिपीट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हिपैटिक लोब्यूल, उस हिपैटिक लोब्यूल के अंदर क्या पड़ा है, बीच में हिपैटिक वेन की ब्रांच पड़ी है, वहां से रेडिएटिंग रोज ऑफ हिपैटोसाइट्स पड़े हैं, हिपैटोसाइट्स के बीच में आपके पास हिपैटिक साइनोसॉइड्स पड़े हैं, और पेरिफ्री पे आपके पास पोर्टल ट्रायड पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास दिस इज हिपैटिक साइनोसॉइड्स। ये हो गया, सो दिस इज अबाउट द हिस्टोलॉजी। नाउ अब थर्ड जो हम पार्ट इसका करने वाले हैं, थर्ड में आपको बताने वाली डक्ट सिस्टम, डक्ट सिस्टम, ये देखिए हमारी एक एक ब्रांच में से, जैसे ये लोब्यूल है, लोब्यूल में से छोटी छोटी बाइल डक्ट्स निकल रही है ऐसे, और ये बाइल डक्ट्स जो हैं यहाँ पे मिल जाती हैं आपस में, इस तरह से आ रही हैं, और ये कंबाइन हो रही है, ऐसे इधर से भी कंबाइन हो रही है, ये समझ आ रहा है क्या कर रही हूँ, तो ये कंबाइन हो रही है, ये ऐसे इसको भी, ये इसको बोलते हैं राइट ये हमारी राइट ब्रांच है, और ये हमारी लेफ्ट ब्रांच है, ये दोनों जुड़ गई, इसको बोलें ये जुड़ गई,
right branch. Of hepatic duct. ये hepatic duct है. अब ये बन गया आपकी common hepatic duct. Now this common hepatic duct is going to meet with, ये देखिए, it is going to meet with cystic duct of gallbladder. तो ये cystic duct है gallbladder की. This is your cystic duct of gallbladder. तो ये आपका cystic duct हो गया यहाँ पे. Now this is your gallbladder. तभी मैंने कहा था थोड़ा सा ऐसे करें. जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये cystic duct आ गई और ये उधर से आपकी ये आ गई. Now ये आपके पास जो अब बनी, this is what you call as common hepatic duct. ये है जी common hepatic duct. Oh sorry, common bile duct, CBD, common bile duct. और ये common bile duct अब आपकी किसके साथ मिल रही है? This is meeting with your, what is this? Pancreas. ये मिल गई इसके साथ. और जब ये मिली तो आगे ये जो डक्ट बनी है इसका नाम Hepatopancreatic. hepatopancreatic duct, which is opening into किसके अंदर? It is opening into the duodenum. तो ये अब आपकी कहाँ खुलती है? This is opening into duodenum. लेकिन जब ये duodenum के अंदर खुल रही है तो उस टाइम पे ये डायलेशन बनाती है. ये डायलेशन आ गई यहाँ पे. Now this dilation is called as hepatopancreatic ampulla. ये एम्पुला, और इस एम्पुला पे एक स्फिंक्टर है. ये दिस इज योर, इस स्पेस को बोलते हैं hepatopancreatic ampulla, और दिस इज स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. एक स्फिंक्टर यहां है, ये इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन. बी फॉर बाइल डक्ट एंड बी फॉर बॉयडन, ऐसे याद कर लो. ये है जी आपका पूरा डक्ट सिस्टम. अब लिसन, यहां पे हम बात करें डक्ट सिस्टम की. डक्ट सिस्टम पे क्या हुआ, इसको मैं बहुत शॉर्टकट में लिख रही हूं. डक्ट सिस्टम में वी हैव हिपैटोसाइट्स. हिपैटोसाइट से उन्होंने निकाला, दे रिलीज बाइल. बाइल कहां गया? बाइल कैनालिकुलिस में गया. नाउ व्हाट आर द बाइल कैनालिकुली? आपको मैंने बताया था हिपैटोसाइट्स के बीच में जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज बाइल कैनालिकुली. नाउ बाइल कैनालिकुली यहां से फाइनली ये जो बाइल निकला ये कहां ड्रेन होगा? ये जाकर ड्रेन हो रहा है, ये देखो, ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट के अंदर, यानी जिसको बाइल डक्ट ट्यूब कहते हैं. तो फाइनली ड्रेन इनटू बाइल डक्ट्यूल्स. बाइल डक्ट्यूल्स के अंदर ड्रेन हो रहा है. नाउ बाइल डक्ट्यूल्स ज्वाइन दोनों साइड के ज्वाइन किए. कौन कौन से ज्वाइन किए? राइट साइड के भी ज्वाइन. तो ये जब ज्वाइन हुए तो आपकी बन गई राइट हिपैटिक वेन, और इधर आपकी ये देखो हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, और इधर आपकी बन गई लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर बन गए कॉमन हिपैटिक डक्ट. इसको ध्यान से करना. इवन आई टेंड टू कंफ्यूज समटाइम्स बिकॉज एक जैसे नाम आ जाते हैं, तो उसमें यू टेंड टू समटाइम मिंगल.
तो ये कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट अब किसके साथ मिली, यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रही सिस्टिक डक्ट, कहां से आ रही सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से। तो सिस्टिक डक्ट इज कमिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ये आया, और अब बन गए कॉमन बाइल duct. Now this common bile duct is opening into किसके अंदर, this common bile duct is opening into, ये मिल रही है किसके साथ, ये मिल रही है पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ, और अब बनती है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। This hepatopancreatic duct dilates when open into duodenum, and then it is called as there as the ampulla of Vetter or hepatopancreatic ampulla. Hepatopancreatic ampulla, or we call it as ampulla of Vetter. Now this ampulla of Vetter finally open into duodenum, and यहाँ पे there is sphincter, ये देखिए there is sphincter over here, और there is one more sphincter over here, ये यहाँ पे बना देते हैं, ये sphincter का नाम है sphincter of Oddi, और इसका नाम है sphincter of Boyden। ये sphincter of Boyden है। तो यहाँ पे ये हमारे पास सारा डक्ट सिस्टम हो गया। अब लिवर की सिक्रीशंस को कहते क्या है, द सिक्रीशंस ऑफ हिपैटोसाइट्स on liver, this is commonly called as bile, ये बाइल है। now बाइल जो है, याद रखना बाइल के अंदर है क्या है, बाइल कंटेन वाटर, बाइल कंटेन बाइल सॉल्ट्स, बाइल कंटेन बाइल पिगमेंट्स, एंड सीधे बात कर देते हैं आयंस एंड अदर्स। अब बाइल सॉल्ट कौन से हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, एंड मैंने सोडियम ऐसे नहीं लिखा तो मैंने सिंबल से लिख दिया, सोडियम टोरोकोलेट। बाइल पिगमेंट्स, biliverdin, it is green in color, bilirubin, yellow in color, it oxidized to form bilirubin. Then we have ions. Ions maybe have bicarbonate ions. We do have the potassium and calcium, etc. Even sodium, etc. ये सारे ions हैं। इसके अलावा others में it does have phospholipids. वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हैं, बट एक फॉस्फोलिपिड मैं अलग से लिख रही हूँ, दैट इज लेसिथीन। ये वही लेसिथीन है, फॉस्फेटाइलकोलिन, फॉस्फोलिपिड लेसिथीन। इसी की कवरिंग आपको एल्वेओलाई में मिलती है, दैट फॉर्म द सरफेक्टेंट। एंड यू डू फाइंड कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा एंड अदर स्टीरॉल्स आल्सो। एंड इसके अलावा यू डू हैव एंटीबॉडी, सिक्रीशंस में एंटीबॉडी तो होनी ही है, दैट इज IgA। तो आपके पास यू डू हैव द प्रोटीन्स आल्सो। द बाइल के अंदर याद रखना, जो बाइल है, बाइल के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। बाइल डज नॉट कंटेन एनी digestive enzyme.
तो देयर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम इन द बाइल। इसका पीएच कितना रहता है? पीएच इज 7 पॉइंट, अगेन रेंज दे रहे हैं 7.4 से वी कैन गो अप टू 7.8 तक। पीएच इन गॉल ब्लैडर अप्रोक्सीमेटली जो है, गॉल ब्लैडर के अंदर जो पीएच है वो अप्रोक्सीमेटली 7.6 के करीब रहता है। बाइल जो है वो एल्केलाइन है, काफी हाईली एल्केलाइन है। और गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है? गॉल ब्लैडर हेल्प्स इन स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल ये काम करता है। तो इसका डेली रेट कितना है बाइल का? इसका जो रेट है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 500 से 1000 ml पर डे और 800 टू मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर पर डे के आसपास। तो ये हमारे पास लिवर के डिफरेंट मैंने आपसे डिस्कस किया। आई स्टार्ट, मैंने लिवर का आपसे शुरू किया, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। फिर मैंने लिवर की आपके साथ मॉर्फोलॉजी डिस्कस की। इसका 1.2 से 1.5 के करीब इसका वेट है केजी। 2 मेन लोब्स हैं, राइट और लेफ्ट। और जो लिवर के ऊपर एक कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रिसल्स कैप्सूल, शाइनिंग व्हाइट कवरिंग है। और फेल्सीफॉर्म लिगामेंट दोनों सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है, दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है। फिर structure and functional unit of the liver is hepatic lobule. It is almost hexagonal in structure और बीच में central vein है और बाहर पेरिफेरी पे पोर्टल ट्रायड है। अब देखो इसका मतलब मैं लिवर की अगर बात करूं, लिवर के अंदर ब्लड सप्लाई क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोर्टल सिस्टम में बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। जो ब्लड सप्लाई ऑफ लिवर है, लिवर के अंदर कौन आ रही है? ऑक्सी ब्लड टू लिवर, ये आ रही है आपकी हिपैटिक आर्टरी, तो लोब्यूल तक ब्रांच पहुंचेगी। फिर और कौन आ रही है लिवर के अंदर? इसके अलावा आ रहा है हिपैटिक पोर्टल वेन। ऑफ कोर्स ये डिऑक्सी ब्लड लेके आ रही है टू लिवर, बट फिर भी कुछ तो ऑक्सीजन है। ऐसा तो नहीं है कि भी डिऑक्सी ब्लड है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ऑक्सीजन है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों होते हैं, इट्स ओनली कॉन्सेंट्रेशन का फर्क होता है। तो ये हमारा हिपैटिक वेन, पोर्टल वेन, टू लिवर आ गई। तो लिवर को 2 आ रही हैं, मतलब टुवर्ड्स लिवर 2 आ रही हैं। तो या मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, रुको, ये लिखने की बजाय आई विल जस्ट मेक अ diagrammatic flow. This is my liver. लिवर को आ कौन रही है? लिवर को आ रही है हेपेटिक पोर्टल वेन। इसके पास कौन सा ब्लड है? डिऑक्सी। और ये आ कहां से रही है? ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आ रही है। ये लिवर के पास आ रही है ऑक्सी ब्लड। ये कौन आ रही है? हिपैटिक आर्टरी। और ये कहां से आ रही है? ये हार्ट से आ रही है, मतलब एओर्टा से आ रही है। ओके, अब लिवर से बाहर कौन जा रहा है? लिवर से जो बाहर जा रही है वो जा रही है हिपैटिक वेन। ये ब्लड सप्लाई है। और लिवर से बाहर सिक्रीशन कौन सी जा रही है? वो बाइल जा रही है। तो उसको ब्लड सप्लाई में नहीं लेना कि पता लगे हम लिख रहे जी लिवर से ब्लड सप्लाई में बाइल भी बाहर जा रहा है। बाइल इज सिक्रीशन, बाइल इज नॉट ब्लड सप्लाई। तो मैं यहाँ पे जो हेडिंग लिखा है मैंने ब्लड सप्लाई का लिखा है। अगर मैं बोलती लिवर के अंदर क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, तो फिर आप उसमें चाहे लिख सकते थे। तो ये हो गया हेपेटिक वेन। और हेपेटिक वेन कौन सा ब्लड लेके जा रही है? डिऑक्सी। ये देखिए, तो हमारे पास ये डिफरेंट हमारे बन गए, ये डिऑक्सी ब्लड, ये डिऑक्सी ब्लड और ये ऑक्सी ब्लड। तो ये लिवर की सारी सप्लाई आपके पास बन गई। सो ये हमारे पास लिवर। फिर मैंने हिपैटिक लोब्यूल बताया आपको, और फिर मैंने आपको उसका डक्ट सिस्टम बताया सारा किस तरह से। आई अगेन रिपीट। हाँ जी, आप मेरे से बताओगे। हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट से क्या निकला? बाइल। बाइल फाइनली किस में चला गया? भूल जाओ बाइल। बाइल फाइनली बाइल डक्ट्स के अंदर चला गया।
दोनों बाइल डक्ट्स आपस में मैच करी, हिपैटिक डक्ट, बाइल डक्ट नहीं कहना, हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट और राइट बन गई कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट सिस्टिक के साथ जब बढ़ती है तो बनती है कॉमन बाइल डक्ट। तो ये ख्याल रखना, ये आपस में कई बार कंफ्यूज हो जाती है चीजें। आई रिपीट, बाइल डक्ट्यूल्स, आपके पास लेफ्ट बाइल डक्ट, राइट बाइल डक्ट, कॉमन राइट बाइल डक्ट, लेफ्ट बाइल डक्ट और आप कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट के बाद आपकी बन गई सिस्टिक डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, पैनक्रेटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रेटिक एम्पुला, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एक बार चेक कर लो दोबारा से। हाँ जी, बाइल कैनालिकुली, बाइल डक्ट्यूल्स, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, इसको बाइल डक्ट भी लिख लेना, कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको फिर ये बताना चाहिए कि दोनों मिलकर हिपैटिक बना रही है, कॉमन बाइल डक्ट मत बनाया। कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट बन गई पैनक्रियास के साथ मिली, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रेटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ बिटर और ड्यूडेनम में खुल गया। जब ये खुलता है, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई आपने खासकर लर्न करना है, क्योंकि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ये आपकी एनसीईआरटी भी है और आगे भी इसके नाम हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मेजर आपका सिस्टम हो गया। नाउ व्हाट आर फंक्शन ऑफ द लिवर? नाउ फंक्शंस ऑफ लिवर में तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिक्रीशन ऑफ बाइल। तो बाइल क्या काम करता है? सिक्रीशन ऑफ बाइल, बाइल हेल्प्स इन emulsification of fats. Bile helps in emulsification of fat. Second, liver help in glycogenesis. What do you mean by glycogenesis? Formation of glycogen. Also help in glycogenolysis, means glycogen को break down करना. Liver helps in formation of globulin proteins. Globulin proteins. Liver is a site of formation of, याद करो, prothrombin. Prothrombin, etc. Liver, यूरिया साइकिल का साइट कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया का वाला पार्ट लिवर में होता है। क्यों भाई? माइटोकॉन्ड्रिया तो हर सेल के अंदर होता है बेटे। नहीं, वो मैंने चार्ट स्टडी किया था, उसके अंदर जो मेजर डायग्राम दिखाया था वो वाला पार्ट इसके अंदर लिखा था। आई माइट बी रॉन्ग। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, तो यूरिया की फॉर्मेशन से पहले आप क्या करेंगे? यूरिया की फॉर्मेशन थोड़ा बाद में ले जाते हैं, उससे पहले ये क्या करेगा? डीएमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज डीएमिनेशन? ये अमीनो एसिड, इसको निकालना डीएमिनेशन, इसको ट्रांसफर करना ट्रांसएमिनेशन। तो डीएमिनेशन में भी हेल्प कर रहा है और डीएमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द लिवर। अब ट्रांसएमिनेशन उसमें भी हेल्प कर रहा है। और क्या कर रहा है? हेल्प टू डिटॉक्सिफाई, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की रूटिंग है पोर्टल सिस्टम के थ्रू उसके पास हो रही है, रूटिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, में रोल प्ले कर रहा है आपका। तो देयर आर मेनी मोर अदर फंक्शंस, बट हम जरूरत नहीं है उसको लिखने की, वो अपने आप ही जब हम लोग करेंगे आगे एब्जॉर्प्शन असिमिलेशन जब करना है तो काफी सारी चीजें उसी में आ जानी है। सो यहाँ पे मेजरली हमने आपका डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिवर। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारी फाइनली यहाँ पे खत्म होती है। क्लियर है? हाँ जी, फाइन, यस मैम। ओके। यस मैम। तो इसको यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं। आगे अब हम जो मेन पार्ट शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे स्वेलोइंग में, यानी कि आई मीन फिजियोलॉजी ऑफ गट अब हमारी शुरू होने वाली है। तो 5 मिनट में शुरू कर उसको कर देती हूँ, बाकी हम फिर वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो नाउ वी कम टू द फिजियोलॉजी
of digestion. वर्किंग कैसे होगी? तो हमने पढ़ा था कि जो हम न्यूट्रिशन, हम जब बात करते हैं, हमने न्यूट्रिएंट्स लिए, there are 5 steps. वो 5 steps क्या है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और digestion. तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हम बात करते हैं मोटिलिटी ऑफ गट. मोटिलिटी ऑफ गट मीन्स मूवमेंट ऑफ गट. मोटिलिटी ऑफ गट helps in performing different steps of nutrition. So first I'll take about ingestion. Ingestion, or some people say is ingestion. Whatever you want to say, you can. Ingestion is intake of food. Intake of food. कैसे लेते हैं? अब intake of food तो अमीबा भी ले रहा है. तो we have a holozoic nutrition. मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ. I can, take it as step of holozoic nutrition. So intake of food, it is brought about by, कैसे लेते हैं हम? Brought about by swallowing, or we call it as deglutition. Now, how we swallow? हमने फूड डाला, फूड को च्यू किया, उसको उसमें सलाइवा मिक्स होता है और एक बोलस बन जाता है. बोलसेस जो क्रश्ड फूड पार्टिकल्स हैं, दे आर अडियर टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सलाइवा. और फिर उस बोलस को हम टंग की हेल्प से और मसल्स की हेल्प से हम उसको अंदर, जो पीछे सॉफ्ट में है, पैलेट में है, तो उससे हम अंदर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड स्वेलिंग. ना जो स्वेलिंग है, सबसे पहले स्वेलिंग इनवॉलेंट्री है. इसका एक पार्ट वॉलेंट्री, बकल पार्ट वॉलेंट्री और बाकी पार्ट इनवॉलेंट्री. स्वेलिंग जो है, यहाँ पे स्वेलिंग सेंटर्स की बात करती हूँ पहले. ओके, दैट इज इन मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो फूड इन बकल कैविटी, अब आपने च्यू करना है कि नहीं करना, आपकी मर्जी. आपको नहीं अच्छा लगा, आप उसको स्पिट कर दीजिए. अगर आपने च्यू किया तो वो वॉलेंट्री पार्ट हो गया आपका. सो दैट इज मैस्टिकेशन और च्यूइंग ऑफ फूड. कैसे? बिकॉज जब आपने मैस्टिकेशन की और इसके साथ ही प्लस आपका क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा भी तो हुआ है. पहले मिक्सिंग हुई है और फिर आपने मैस्टिकेशन साथ में करनी शुरू करी है. एंड मिक्सिंग ऑफ saliva. Now, formation of bolus. Formation of bolus. Particles of food adhere with the help of saliva. तो फॉर्मेशन ऑफ बोलस, वो मुंह में बोलस बन गया. नाउ इसको हमने पुश किया, पुश्ड टुवर्ड्स pharynx, push towards pharynx. With the help of tongue and movement of soft palate. Food in pharynx. And then from pharynx, it enter the esophagus. तो थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं. ये देखिए, जब हमने फूड अपनी बकल कैविटी में लिया,
ये लेट्स से दिस इज योर फूड, ये बोलस ऑफ फूड है। सबसे पहले तो यहाँ पे बोलस ऑफ फूड आपका आ गया इस जगह पे। ये आप कभी ये देखिए, जैसे आपने मुंह में लिया और बोलस बन गया चबा के। जब हम कोई चीज स्वेलो करते हैं, आप देखेंगे आपकी टंग ऊपर टच करती है। तो आपकी जब टंग ऊपर टच करी, आप ये देखिए, जब आपकी टंग इस तरह से टच करेगी ऊपर को, पैलेट को, तो इस तरह से जब टंग टच करती है, तो आपका फूड बोलस पीछे को धकेला जाता है। दिस फूड बोलस विल बी हियर। अब मुझे बताओ, ये आपका अगर यूवुला है, ये यूवुला है, और ये रास्ता कौन सा पड़ा आपका? ये पीछे आपकी क्या है? इंटरनल लेयर्स है, इजंट इट? ये इंटरनल लेयर्स है। तो ये यूवुला यहां स्विंग कर जाएगा। जब ये यहां स्विंग कर जाएगा तो आपके पास ये यूवुला आपका इधर को स्विंग करेगा, तो ये रास्ता आपके लिए खुल गया, ये वाला। तो ये रास्ता आपके लिए खुल गया। आप देखिए, जब हम स्वेलिंग करते हैं तो आप क्या काम करते हैं? जब आप स्वेलो करते हैं तो ये आपका ऊपर को गया, ताकि ये देखिए, जब आप स्वेलो करते हो, आप अपना हाथ यहां रखिए। बताओ आपका हाथ कहां जा रहा है? बताओ। जब स्वेल करते हो तो आप मेरी मूवमेंट भी देख सकते हो, ये आगे की तरफ जाता है। क्यों आगे की तरफ जाता है? ये आपका जो लैरिंग्स है, ये देखिए, अब ये इधर को स्विंग करेगा। ये जब इधर को स्विंग करेगा एपिग्लॉटिस, तो ये रास्ता आपका खुलेगा। तो यहां पे ये स्विंग कर गया आपका, और ये लैरिंग्स आपका इधर को बाहर आ गया। जब ये बाहर आ गया तो ये देखो, अब ये रास्ता आपका खुल गया। यानी आपकी जो फूड पाइप इतनी थी, अब वो फूड पाइप ऐसे हो रही है। आ रही है समझ बात मैंने क्या किया? यस सर। तो आपने जब तक फूड को च्यू किया, वो आपकी बकल स्टेज थी। तो बकल स्टेज आपकी कौन सी हुई? ये आपकी वॉलेंट्री। फूड आपका फेरिंग्स में आया, आपका फूड फेरिंग्स में आया है, ये आपकी इनवॉलेंट्री स्टेज है। आपकी मर्जी से थोड़े ना आपके स्फिंक्टर्स मूव कर रहे हैं। आपका यूवुला पीछे को स्विंग किया है, एपिग्लॉटिस इधर को स्विंग किया है, तो आपने कोई अपनी मर्जी से करवाया उसको कि नहीं मत करो, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, यहीं पे फूड रख लेते हैं। नो, यू कांट डू दिस, बिकॉज दिस इज इनवॉलेंट्री स्टेज, दिस इज कंट्रोल्ड बाय योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये आपका इनवॉलेंट्री स्टेज है। इस दौरान आपकी जब ये वाली स्टेज आती है, इस दौरान आपकी ब्रीदिंग इंटरप्ट होती है। आप उस टाइम पे आप जो है, आपका जो ब्रीदिंग है, ये आपका इंटरप्ट होगा। मतलब आप थोड़ी देर के लिए, अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड आप समझ लो, या 2 सेकेंड की स्टेज के लिए आपकी जो स्वेलिंग है वो, सॉरी, ब्रीदिंग है वो आपकी रुक जाएगी। तो आपका ब्रीदिंग इंटरप्ट हुआ। इंटरप्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 सेकेंड्स। उसके बाद आपका फूड पहुंचा कहां पे? ना फूड एंटर इनटू इसोफेगस। इसोफेगस अगेन ये आपका फिर इनवॉलेंटरी है। हमने यहाँ बताया, फेरेंजियल स्फिंक्टर होता है, ये फेरेंजियल स्फिंक्टर एक्सपैंड करता है, फिर फूड इसोफेगस में पहुंचता है, फूड उसकी डायलेशन होती है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, फिर आगे पेरिस्टाल्सिस शुरू हो गया। तो पहले तो आपकी ये गट का ही पार्ट है सारा, इसको मूव किया, आगे मूव किया, आगे मूव कर रहा है। तो मोटिलिटी ऑफ गट ना होती तो आपके पास तो फूड आपका मूव ही नहीं कर सकता था। सो दिस इज, ये आपके डिफरेंट स्टेजेस हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री स्टेजेस ऑफ योर स्वेलिंग। और दैट्स ऑल विद योर दिस swallowing. तो swallowing centers याद रखना कहां पे बैठे हैं? swallowing centers they lie in medulla oblongata. तो medulla oblongata के अंदर है। और आपकी वैसे तो this is again not in your contrast, लेकिन आपके NCERT में लिखा हुआ है swallowing centers medulla oblongata। इसी वजह से मेरे को आपको ये बताना पड़ा कि medulla oblongata की जो वर्किंग है वो इनवॉलेंट्री लेवल पे कैसे आती है। So this is
अबाउट द इंजेक्शन, और हमारे में इंजेक्शन कैसे होती है। इंजेक्शन होता है इनटेक ऑफ फूड, हम अपनी इनटेक को कैसे ले रहे हैं। आप वो ग्लूकोज का ड्रिप लगा दो, वो भी तो आपका इंजेक्शन ही है, बट दैट इज नॉट फ्रॉम माउथ, आप तो उससे भी फूड ले रहे हैं। मतलब सॉरी, ग्लूकोज के ड्रिप की एग्जांपल की बजाय मैं राइस ट्यूब की एग्जांपल देती हूँ। नाक में डाल देते हैं राइस ट्यूब, या फिर किसी को वो आपने सुना होगा पेट में ट्यूब डाल देते हैं, तो वो भी तो बेसिकली डाल ही रहे हैं, फूड तो जा ही रहा है बॉडी के अंदर, बट दैट इज नॉट बाय स्वेलिंग। तो स्वेलिंग यहाँ से हो रही है आपकी, तो हम अपना फूड स्वेलिंग से लेते हैं। अमीबा अपना फूड फैगोसाइटोसिस से ले रहा है, तो इंजेक्शन उसकी फैगोसाइटोसिस से हो रही है, हमारे केस में स्वेलिंग से हो रही है। तो स्वेलिंग में हमने बकल कैविटी में फूड को च्यू किया, क्रश किया, बोलस में कन्वर्ट किया। टंग, सलाइवा, ये हेल्प करते हैं आपको फूड बोलस को बनाने में, और फिर ये बाकी मूवमेंट्स हेल्प करते हैं उसको आगे मूव करने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट अब हम जो आगे शुरू करेगा, अगला पार्ट आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, बिकॉज जो अब तक चल रहा था वो थोड़े लंबे पार्ट्स थे। तो नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन वाला, बट फिर भी हम उसको जल्दी खत्म कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम टिपिकली शुरू करेंगे डाइजेशन पार्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, जिसमें काफी सारे आपके बायोमॉलिक्यूल्स वाला जो बेस है फिर आपका वो यूज होगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।